हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वॉकिन फिनिक्स की परफॉर्मेंस के बारे में। लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा, मुझे कुछ नहीं आता। मैं बस एक बहुत अच्छी चैनल का एक वीडियो देखूँगा। नो प्रमोशन, जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। एक चैनल है जिसके मैंने कुछ वीडियोस देख रखे हैं, लेकिन आज मैं एक और वीडियो देखूँगा। तो बिना किसी देरी के, ये बहुत ही बार बार बोली जाने वाली लाइन है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो शुरू करते हैं दोस्तों। In 2019, the audience's relationship with the Joker was pretty firmly established. Mark Hamill had given an amazing vocal performance in the animated series, Heath Ledger had managed to outshine Jack Nicholson in cinema, and Jared Leto painfully reminded us that just because something is new, it doesn't automatically make it better. And that's why Todd Phillips' Joker raised a few eyebrows before its release. Is this an origin story, a prequel, a loner movie, or all of the above? रिसेंटली यूट्यूब पे जो भी वीडियोस हैं, उनमें से मुझे बहुत ही नैरो वीडियोस पसंद है। मतलब नैरो मीन्स नॉट नैरो माइंडेड, मतलब बहुत कम वीडियोस हैं जो मुझे पसंद आते हैं। और मैं ये चैनल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ऐसे वीडियोस जो कि कैरेक्टर एनालिसिस देते हैं या मूवीज़ का रिव्यू देते हैं, बट नॉट इन द जेनरिक वे। जैसे कि जो पूरी मूवी को एनालाइज करते हैं और उसके बाद कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, तो वो चीज़ें आजकल मेरे को आखिरी चीज़ें हैं जो यूट्यूब पे पसंद आती है। रही बात इस चैनल की, अभी देखते हैं। The script itself acknowledges it's not really about the Joker so much as a Joker. It stated this story takes place in its own universe. It has no connection to any of the DC films that have come before it. Taking on a character that has already been defined and subsequently redefined is an uphill battle. If you do the same thing, you're a copycat. If you do something classic, you'll be criticized for playing it too safe. Which is why, at the age of 43, Joaquin Phoenix didn't even attempt to build on what any other actor had contributed to the character. He planned to show it. मेजर रीज़न जारेद लेटो का जो जोकर है वो फेल हुआ कि उसने हीथ लेजर को कॉम्पीट करने की कोशिश की, और वो बहुत ही नाकाम कोशिश थी। ये बात इसने बिल्कुल सही कही, क्योंकि जो जारेड लेटो का जोकर था वो इनसेन जोकर था। और आई डोंट थिंक हीथ लेजर से ज़्यादा उस चीज़ को कोई भी जो ना जोकर, देखो वॉकिन फिनिक्स का जो जोकर था, आपने मेजॉरिटी मूवी में, इवन पूरी मूवी में तुमने जोकर को कहीं देखा ही नहीं है। लेकिन तुमने जारेड लेटो की मूवी में जोकर को बहुत अच्छी तरह देखा है, और जो उसकी परफॉर्मेंस थी, उनकी परफॉर्मेंस थी, वो उतनी खास नहीं थी। मैं नहीं कहूँगा खास, वो बहुत ही बकवास परफॉर्मेंस थी। एंड तुम्हारे पास अगर एक ऑलरेडी एक बेंचमार्क रखा हुआ है हीथ लेजर का, तो तुम ऐसी परफॉर्मेंस के साथ, इतनी मीडियोकर परफॉर्मेंस के साथ उभर नहीं सकते। अब तुमने स्नाइडर कट में जारेड लेटो का एक परफॉर्मेंस देखा, तो उसमें तुम देख सकते हो कि वो एक ब्लेंड है, वॉकिन फिनिक्स का और हीथ लेजर का। एक तो वो इंसेन भी है और उसके पास दिमाग भी है। उसको ये भी पता है वो इंसेन है, और वो जैसे कि वॉकिन फिनिक्स सोसाइटी से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होता है इस फिल्म में, और इसके बारे में दिखाते हैं कि ये कितनी चीज़ों से गुजरा है। उसी इसका एक ब्लेंड आता है, कौन सा, जो स्नाइडर कट में आता है जारेड लेटो का जोकर, जिसमें मैं कहूँगा कि वेरी बेटर परफॉर्मेंस जो पहले की थी उससे तो बहुत बेहतर थी। मैं फिर भी बेस्ट नहीं कहूँगा, हीथ लेजर के लेवल की तो नहीं आ सकती। और ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, पता है बहुत सारे लोग हीथ लेजर की परफॉर्मेंस को ज़्यादा अच्छा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मर चुका है। सॉरी अगर तुम्हें थोड़ा हार्श लगा, मर चुका नहीं, क्योंकि वो जा चुका है। लेकिन मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, हीथ लेजर की परफॉर्मेंस कुछ ऐसी थी जो मुझे आज तक कहीं नहीं दिखी है। एक टीवी शो भी है जिसमें वो जोकर नहीं है, लेकिन उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की गई है, वो लगभग जोकर जैसा ही है। तो मैं कहूँगा, लेकिन फिर भी हीथ लेजर की लेवल की, हीथ लेजर की जो वॉइस थी, हीथ लेजर की जो वो एक जोकर का जो वो आईक्यू था उसमें, वो बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू ऑल द मूवीज़, एंड स्पेशली द जोकर ऑफ वॉकिन फिनिक्स। इसमें तो जोकर पूरा बेवकूफ़ है, उसकी कोई आईक्यू इतनी ज़्यादा है नहीं।
एंड बस और नहीं कुछ कहना. Something unique. Joker was hailed as an instant classic that captured a real feeling at a certain time in history, a sense that things were spinning out of control. And whether you liked the movie or not, it's hard to deny that Phoenix delivered an unforgettable performance from start to finish. There's simply nothing else quite like it. On paper and in execution, there are thousands of ways this portrayal could have gone wrong. Joaquin is in every single scene, so there was nowhere to hide. But when the audience witnessed these wild swings between both extremes, their impression of the character is muddled, as when you're pulled hard in two directions, you tend to land somewhere in the middle. So I think framing each key as a conflict makes the most sense, because it's the layers Phoenix shows us in each scene that makes the performance whole. So the three keys are wait. एक चीज़ कहना चाहूँगा कि वॉकिन फिनिक्स का भी जो भी परफॉर्मेंस था बहुत अच्छा था, लेकिन इसमें मुझे कहीं भी जोकर नज़र नहीं आया फ्रॉम स्टार्टिंग टू द वेरी एंड, क्योंकि वो इंसैनिटी वाली फीलिंग कहीं नहीं आई. वॉकिन फिनिक्स का जोकर ऐसा लगा क्योंकि तुम इसके साथ रिलेट कर पा रहे थे. तुम जोकर के साथ रिलेट नहीं कर सकते क्योंकि जोकर एक टोटली इंसेन आदमी है और उसके लिए कोई मोरालिटी नहीं है. वॉकिन फिनिक्स के लिए फिर भी मोरालिटी है. हीथ लेजर या जो जोकर है उसके लिए कोई चीज़ नहीं है. वो कुछ भी करेगा, किसी हद तक भी चला जाएगा और फिर भी हंसता ही रहेगा. तो तुमने इस मूवी में कहीं जोकर नहीं देखा. तुमने सिर्फ इस मूवी में एक ऐसा आदमी देखा जिसको सोसाइटी ने बहुत परेशान किया और उसको बहुत तंग किया और आखिरकार वो टूट चुका है. तुमने एक ऐसा आदमी देखा. तुमने जोकर को नहीं देखा. तुमने आखिर में एक आदमी को देखा जो मर्डरर बन चुका है. तुम कह सकते हो ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, लेकिन ये जोकर की स्टोरी नहीं है. और जो कॉमिक्स की भी स्टोरी जो जोकर बताता है उसमें भी जोकर बहुत ही वेगली कहता है कि ये सच्ची स्टोरी है. वो कहता है कि मुझे पता नहीं, ऐसा बहुत गंदा लगता है बोला. वो कहता है, वो जोकर कहता है कि मुझे कभी ये स्टोरी याद आती है कि मैं एक फेल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन था और कभी कोई और चीज़ याद आती है. तो हमें एक्चुअली पता नहीं कि जोकर की स्टोरी क्या है. और इसका एक और बड़ा रीज़न है क्योंकि जोकर कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसको किसी आदमी ने बनाया है. एक इंस्पायर्ड कैरेक्टर है जोकर. बहुत पहले शायद 1938 या 1930s के टाइम पे या कभी 1950 से पहले एक मूवी आई थी जिसको हम कहते थे मैन हु लाफ्स, और उससे ही इंस्पायर होकर जोकर का कैरेक्टर फॉर्म किया गया था कॉमिक्स में. तो तुम्हें पता नहीं है कि जोकर क्यों जोकर बना, क्योंकि जोकर बस बन गया. जोकर का कोई ओरिजिन नहीं था. जिसने जोकर बनाया था, जिस आदमी ने, वो खुद इंस्पायर्ड था. तो अगर तुम आदमी इंस्पायर होकर बनाता है तो उसको उसकी ओरिजिन स्टोरी नहीं पता. उसको सिर्फ उसका पता है कि उस देखिए मैन हु लाफ्स, उसने सिर्फ उसका वो पार्ट उठाया कि वो इंसेन है, वो हंसता रहता है, उसके मुंह पे हमेशा स्माइल रहती है. उसने वो पार्ट उठाया. उसने उसकी ओरिजिन स्टोरी वहाँ से नहीं उठाई मोस्ट प्रॉब्ली. लेकिन हमें नहीं पता, इसीलिए कह रहा हूँ जोकर का कोई ओरिजिन नहीं. तुम कुछ भी करो, हो सकता है जोकर एक ऐसी चीज़ है डीसी में, जैसे कि एक हीथ लेजर बहुत अच्छी तरह इसको बोलता है, अनस्टॉपेबल फोर्स मीट्स एन इमूवेबल ऑब्जेक्ट. तो जोकर एक ये ऐसा नहीं, ये तो एक ये जोकर मैडनेस है, जोकर रैंडमनेस है जिसको तुमने एक आदमी की शेप दे दी है. तो जोकर वो है मेरे ख्याल से. तो तुम जोकर को ये नहीं कह सकते जोकर क्यों बना. जोकर बस एक मैडनेस है. Down versus free, laughing versus crying, and childish innocence versus deranged anger. Let's start with weighed down versus free. This speaks to the physicality of the performance. On top of losing over 50 pounds for the role, Phoenix gives Arthur Fleck a unique walk, a restricted way of carrying himself. You can see he's physically weighed down, as if he can feel the forces of the world restraining him. Arms tightly grinding by his side, face pointed south, a limp in his step from being beaten up. We can tell from his walk alone that he's wounded, tired, that he has no confidence, that every day is a slog. This even translates over to his unusual run. It's as if Phoenix has weights in his shoes, the loud clattering with each step. He's going as fast as he can, but it's as if he's battling against more gravity than the rest of us. He also looks like a man who's never been taught how to run,
which is a strange thing to say, but speaks to how neglected the character has been. As Arthur himself stated, "For my whole life, I didn't know if I even really existed." By physically portraying the character like a chained victim, this inherently makes the audience want him to be freed, which is why Arthur's other side, his Joker side, is a lot more physically free. Loose limbs, joyful expressions, in tune with a song no one else can hear, a man who seems in control of his own destiny. Phoenix stated that a big influence मे बी इन दिस मूवी, पता नहीं जोकर 2 में क्या होने वाला है, लेकिन मे बी आर्थर और जोकर ये एक ऑल्टर ईगोज है, ड्यूअल पर्सनालिटीज़ है जो कि एक आदमी के अंदर बनती है, और धीरे धीरे आर्थर की जो पर्सनालिटी है वो जोकर पे ट्रांसफॉर्म होने लगनी है, या आर्थर की पर्सनालिटी गायब होने लगती है और जोकर हावी होने लगता है उस पर. हो सकता है ऐसा. ये बस एक ऑब्जर्वेशन है, जस्ट एन ऑब्जर्वेशन मेरी तरफ से. for his performance was actor Ray Bolger tap dancing in the old soft shoe, obsessively watching this video from 1957 again and again. What's interesting is that some of the movie's most iconic scenes are Arthur discovering this free side to himself in the form of dance. But when I read Todd Phillips and Scott Silver's script, it appears as if the dance is somewhat improvised. The dancing starts in this scene after Arthur is given the gun by Randall, and we see this disturbing look on Joaquin's face before he accidentally fires it. But the script never mentioned any dancing, just that the 1937 version of Shall We Dance is playing on the TV. But Phoenix adds this internal process of Arthur being seduced into this other side of himself, and then improvises these lines. Hey, Arthur, you're a really good dancer. You know? Which shows us that Arthur craves external validation from literally anyone. These are essential building blocks. आई थिंक ये साइड तो हम सब में ही होता है. एक साइड जब हम म्यूज़िक या कोई ऐसा चीज़ सुनने के बाद हमारा एक साइड बाहर आता है. मुझे नहीं पता ये एक साइड है या ये हम ही हैं, लेकिन जब तुम थोड़े फ्री हो जाते हो, जब तुम कोई अपना वैसा गाना सुनते हो जिससे तुम सब कुछ भूल जाते हो, तो तब तुम्हारा एक और साइड निकल के आता है. तो हो सकता है कि मतलब ये साइड तो सभी में होता है. मैं मूवी को बेसिकली क्रिटिसाइज कर रहा हूँ. To the character that pay off once Arthur begins to get attention. After he kills the Wall Street bankers, the famous bathroom dance is also pretty minimally referenced in the script. Now, of course, director Todd Phillips had influence here too, but given each page of a script roughly translates to 1 minute of screen time, it seems Phoenix turned these throwaway lines into something much more significant, as the actual dancing lasts for 1 minute and 18 seconds. Notice how this freestyle of dancing is also very different to how Arthur performatively dances as a clown. One is used to pretend not to be miserable, and the other is used to seek actual joy. The next key is laughing versus crying. Joker takes the phrase, "I didn't know whether to..." तुमने द बैटमैन देखी 2021 की 2022 की? मेरे ख्याल से ये जोकर उस मूवी के रिडलर को ज़्यादा थोड़ा सिग्निफाई कर, अब उसके जैसा है. जो रिडलर है वो भी कुछ ऐसा ही है, वो भी एक्सटर्नल वैलिडेशन सीख करता है, जितना मुझे समझ आया, क्योंकि मैंने वो मूवी सिर्फ एक ही बार देखी है. तो उसमें मेरे को एंड पे समझ आता है कि रिडलर जो है उसको वो उसी को क्रेव करता है. अब वो ज़रूरी नहीं है सब लोग उसको करें, लेकिन उसकी एक अपनी सोशल मीडिया पे एक प्रेजेंस बन चुकी होती है, तो उसको जो वो वैलिडेशन मिल चुकी है, तो हो सकता नहीं, मतलब ये जो आर्थर और वो बैटमैन है उस मूवी का जो रिडलर है, इन दोनों का ये चीज़ सेम है, और इसीलिए रिडलर इज सेन बट जोकर इज इनसेन, और ये जोकर नहीं था. Laugh or cry to a whole new level, as laughter is used as a way for Arthur to cover up his despair. It's usually when Arthur is challenged or conflicted that the laughter inappropriately ऑनेस्टली इस मूवी की जो लाफ्टर है जोकर की, आई डोंट थिंक इससे अच्छी कभी भी हीथ लेजर हो, या क्यों तुम्हें हीथ लेजर की तारीफ ही सुनना अच्छा लगता है, लेकिन हीथ लेजर की लाफ वाज गुड बट नॉट एज गुड एज
वॉकिन फिनिक्स। आई थिंक इससे अच्छी लाफ कहीं भी मुझे देखने को नहीं मिली, क्योंकि ये बहुत ही आइकॉनिक थी एज़ कम्पेयर टू बाकी जो भी लाफ्स है। तो एक पॉइंट तो मैं इस मूवी को दूंगा लाफ्टर के लिए। Explodes out of him. लाफ्टर या लाफ्टर? But Phoenix plays the laughter as a source of pain, an involuntary choking reflex, like Gollum. Director Todd Phillips showed Joaquin videos of people who suffer from what's known as the pseudo-bulbar effect, a real disorder characterized by episodes of sudden, uncontrollable, and inappropriate laughing or crying. The first scene Phoenix shows us this disorder is in the social worker's office. We're introduced to the sound of laughing, but if you play the scene silently, he looks like he's crying. This creates a jarring feeling for the audience. अरे तुम देखो ना इसके मुंह पर, ये हंस तो रहा है, लेकिन इसका जो ये हंसना चाहता नहीं है वो तो हमें भी पता है, लेकिन ये हंसना इसको अब पेन फील करा रहा है। ये तुम्हें दिख रहा है इसके मुंह से। Receiving contradictory pieces of information, hearing joy, but seeing misery. We don't know how to feel, so we just watch in discomfort. The script introduces Arthur with close on Arthur, 30s, tears in his eyes from laughing so hard. He's trying to get it under control, his greasy black hair hanging down over his forehead. Then later in the same scene, it describes, despite the laughter, there's real pain in his eyes, something broken in him. Looks like he hasn't slept in days. But Phoenix brings far more to the table. He shows us a harrowing internal battle between laughing and crying through these quick little ticks on his face. Oh, yes. Once one laugh stops, मैंने we can कभी देखा ही नहीं था ये। मैंने देखा तो था, लेकिन इस तरह से इसको ऑब्जर्व नहीं किया था। ये बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है कि आर्थर, देखिए इसकी जो इसके लिप्स के साइड का जो भी जगह है, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, तुम इसकी मोमेंट देखो, ticks on ये his ऊपर face. जाता है। Once one laugh stops, एक सेकेंड, ये पहले ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, देखो। battle between laughing and crying through these quick little ticks on his face. ये रोना भी चाहता है, लेकिन इसकी बॉडी इसको हंसा रही है, और ये रोना नहीं भी चाहता है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है। ये पता नहीं कैसे वॉकिन फिनिक्स ने इसको ब्रिंग आउट किया है, क्योंकि देखो इसकी बॉडी इसको हंसा रही है, क्योंकि इसका जो भी डिसऑर्डर है, सूडो बल्बुलर इफेक्ट जो भी है, बल्ब्यूलर आई डोंट नो इसको क्या बोलता है, लेकिन जो भी ये इफेक्ट है, इसकी वजह से ये इसकी बॉडी इसको हंसा रही है जब ये हंसना नहीं चाहता। ये अपने अंदर परेशान है और ये रोना चाहता है, और ये वो रोने की कगार पे होता है, लेकिन ये अपने आप को कंट्रोल कर देता है रोने से। तो ये ये रोता भी नहीं है, ये खुद को वो है ना कि कभी तुम्हारे को मतलब पूरे आंखों में आंसू आ चुके होते, लेकिन तुम खुद को कंट्रोल करवा लेते हो, या तुम्हारे लिप्स पूरे नीचे चले गए होते और तुम थोड़ा ऊपर लेते हो ताकि कंट्रोल करो रोने को। तो ये रोना कंट्रोल कर रहा है, वहाँ से हंसना, इसकी बॉडी हंसना चाहती है, उसको भी ये कंट्रोल कर रहा है, और ये रोना भी चाहता है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक्टिंग है यहाँ पर। Once one laugh stops, we can see the lips fighting the urge, trying to restrain another laugh. Meanwhile, if we just focus on his eyes, they seem at peace. Then they sort of smile along with the laughter, but then once a laugh sneaks out, they're replaced with sadness, as if he's depressed that he can't control himself. And then he lets out another huge laugh, this time looking trapped in agony throughout. मैंने इस सीन को इतनी अच्छी तरह ऑब्जर्व नहीं किया था, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि तुम एक बार खुद करके देखो, तुम्हें लगेगा कि एक आदमी इतना परेशान है और उसको वो परेशानी भी नहीं, ये इसकी बॉडी इसको खुश नहीं रहने, मैं अब परेशान है तो परेशानी के वक्त आदमी रोकर अपना दर्द कम कर लेता है। वो ये एक बॉडी का ये एक मैकेनिज़्म है। जब तुम रोते हो तो तुम्हारा जो भी सैडनेस है वो थोड़ी कम हो जाती है और थोड़ी फेड अवे हो जाती है। लेकिन तुम देखो इस आदमी को, ये रोना चाहता है लेकिन ये रो नहीं पा रहा है, और ये हंस रहा है क्योंकि इसकी बॉडी की कंडीशन है, और अब ये चुप रहना चाहता है। ये होता है ना कि तुम रोना नहीं चाहते लेकिन तुम हंसना भी नहीं चाहते, तुम्हें रोना आ रहा होता है लेकिन तुम रोना कंट्रोल करते हो। तो
इसकी बॉडी इसको हंसा रही है, ये रोना कंट्रोल कर रहा है, ये बस शांत रहना चाहता है, लेकिन इसकी बॉडी इसको वो भी करने नहीं देती। ये बहुत ही, तुम अगर इसको थोड़ा सा तुम खुद ऑब्जर्व करो, तुम्हारे को ये बहुत ही सैड लगे। Phoenix masters this consistent look of तुम एक pain बार throughout. देखो इस सीन को। इसने कहा ना ये ट्रैप हो जाता है अपनी बॉडी में, जब तुम इसके एंड पे देखते हो कि ये बहुत ही सैड हो चुका है, तो तुम देखो एक बार। Laugh, this time looking trapped in agony Excellent. throughout. Laughter, but then once a laugh sneaks out, they're replaced with sadness, as if he's depressed that he can't control himself. And then he lets out another huge laugh, this time looking trapped in agony throughout. Phoenix masters this consistent look of pain throughout each scene. It's an unrelenting internal tug of war. Even when things are going well, there's something eating away at him. So again, by showing the audience a wide emotional range in each scene, one side tormented, the other relieved, the audience will instinctively hope for the better side to win. So we want him to be free, not weighed down, and laughing instead of crying. And that brings us to the final key: childish innocence versus deranged anger. Phoenix portrays Arthur Fleck as a naive and innocent child. Despite being in his mid to late 30s, he doesn't talk or act like an adult. There's initially a harmlessness to Arthur. He performs for kids, curls up in bed next to his mother to watch TV, and even in his fantasies, he's just dreaming of being rewarded and appreciated for who he is, not dreaming of being someone else. Phoenix authentically sells us this tender, good-natured side to Arthur, a sense of genuine wonder and innocence in his eyes, just wanting a father figure, someone to support him. This is essential to keeping the audience on his side when the deranged anger starts to seep out. Arthur's anger is usually justified, but Phoenix shows us that the rage hits on a deeper level for someone that's already so emotionally imbalanced by never blinking. This wide-eyed, unbroken trance shows us that there's a monster bubbling underneath. The longer the eyes stay open, the closer and closer the monster comes to the surface. अगर तुम्हें ये समझ आ रहा है क्या बोल रहा है, जो कि मुझे इस बार, मैंने ये फर्स्ट टाइम ही देखा है वीडियो, लेकिन अभी तक मुझे इतनी डेप्थ में ये मूवी समझ नहीं आई थी ऑनेस्टली। लेकिन अब जब मैं ये वीडियो देखकर समझ रहा हूँ, तुम सुनो इस वीडियो को ध्यान से, तो तुम्हें सच्ची में समझ आएगा ये मूवी जितना तुम्हें लगती है उससे कहीं ज़्यादा इमोशनल है, कहीं ज़्यादा इमोशनल, और तुम्हें तब समझ आएगा कि आर्थर पे क्या बीत रही है। मुझे नहीं पता क्यों, रोना मुझे नहीं आ रहा ऑनेस्टली, लेकिन ये बहुत ही वो दुखी सी फीलिंग आ रही है। When Arthur's hero Murray Franklin makes fun of him on TV, Phoenix subtly shows us Arthur's heart breaking. Think of how a different actor. ये पता है तुम्हें, मैं थोड़ा सा रेफरेंस दे के बताता हूँ। पहले तो आर्थर एक बहुत ही नाइव आदमी है, नाइव मतलब बहुत ही इनोसेंट आदमी है, बहुत ही, उसको ज़्यादा ये जितना बड़े लोग होते हैं उनको समझ आता है, वो थोड़ा देखते हैं, वो हर एक काम करने से पहले देखते हैं, सोचते समझते परखते हैं, और उनको बहुत चीज़ों के बारे में पता होता है, एक्सपीरियंस होता है। आर्थर वैसा नहीं है, आर्थर बहुत ज़्यादा बच्चे जैसा है। और एक बच्चे को क्या चाहिए होता है, तुम जब एक छोटे बच्चे थे, अगर नॉर्मल थे, तो तुम्हारे को चाहिए था कि तुम अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाओ और तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें अप्रिशिएट करें, या किसी भी चीज़ पे तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे प्राउड हो और तुम्हारे पेरेंट्स कहे कि ये मेरा बेटा बहुत अच्छा है, या जो भी है, तुम जो भी चाहते थे, मगर इसी टाइप का कुछ ना कुछ चाहते हैं बच्चे। तो तुम जब ये तुम्हारी एक फैंटेसी बन चुकी है, तुम सोचो ये बच्चा अब डिरेंज्ड है, ये डिल्यूजनल बच्चा है जिसको फैंटेसी और रियल लाइफ के बीच में फ़र्क समझ नहीं आता, और उसकी फैंटेसी में उसके दिमाग में उसको लगता है कि उसके पापा ने उसकी बहुत तारीफ़ की सबके सामने, एंड उसका पापा उससे बहुत प्राउड है। लेकिन ये सच्ची में नहीं है, ये सच्ची में नहीं हुआ है, ये उसके दिमाग के अंदर चल रहा है, ये उसको सिर्फ लग रहा है
असल में ये हुआ नहीं। और जब ये बच्चा ये सब कुछ देखता है, उसको बड़ा अच्छा फीलिंग आती है कि मेरा पापा मेरे से बहुत प्राउड है। उसको अपने दिमाग के अंदर ही लगता है, क्योंकि उसने ये सिर्फ, उसको नहीं पता ये हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन उसके दिमाग ने ये बना दिया और उसको यही लग रहा है, उसके दिमाग के अंदर उसको ऐसा ही लग रहा है। और उसके बाद जब एक बच्चे को अपना पापा इतना अच्छा लगता है और उसको लगता है कि मेरा पापा बहुत अच्छा है और मेरा पापा मुझसे बहुत प्राउड है, मेरा पापा मुझसे प्राउड है, हाँ यही कह देंगे, मेरा पापा को मुझ पे गर्व है। और उसके बाद वो देखता है कि तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे पापा बोल रहे हैं कि मेरा बच्चा नाकार है, मेरा बच्चा बहुत बेवकूफ़ है। वो तुम्हारी वही चीज़ बोल रहा है जो तुम्हारे को ना वो नीडल जैसी लगती। वो बोलता है मेरे बच्चे के पास तो दिमाग ही नहीं है, उसमें वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो काबिल नहीं है, वो पागल है, एंड उसको कोई जोक्स मारने नहीं आते, वो बहुत ही अजीब है मेरा बच्चा। तो बच्चा ये पीठ पीछे सुन रहा है पापा के, और उसको लगता है, पहले लगता था कि मेरा पापा, उसके दिमाग के अंदर उसको लग रहा था कि मेरा पापा से बहुत प्राउड है, एंड उसको वो जो वैलिडेशन है वो निकल जाता है। और ये बहुत ही बहुत ही ज़्यादा, अगर तुम्हें समझ आएगा तो तुम्हें समझ आएगा, अगर नहीं आएगा तो तुम खुद थोड़ा समझने की कोशिश करो। और उसके बाद उस बच्चे के डिल्यूजन्स जो है वो टूट जाते हैं। तुम सोचो एक बार, अब तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारे सामने तुम्हारी तारीफ़ की, और उसको एंड पे पता चलता है कि जो भी मेरी फ्रेंड्स हैं, जो भी मेरे से प्यार करते लोग, एक्सेप्ट योर मदर, जो आर्थर की मदर होती है, उसने भी बहुत ही प्रॉब्लम की होती है, उसने भी बचपन, उसी की वजह से आर्थर के डिल्यूजन्स हो रहे हैं, तुम्हारे डिल्यूजन्स हो रहे हैं। तो और जो भी तुम सोच रहे थे, तुम्हारी जो भी फ्रेंड है और तुम्हारा पापा, वो भी तुम्हारा नहीं है, वो भी तुम्हारे पीठ पीछे बहुत ही बकवास कर रहा है, बहुत ही गलत चीज़ें तुम्हारे बारे में बोल रहा है। और जो तुम्हारी फ्रेंड है वो असली में तुम्हारी फ्रेंड नहीं है, वो तुम्हारे क्लास में एक लड़की पढ़ती है, तुम्हें बस तुम्हारे दिमाग ने उसको बना दिया, और तुम्हारी ये सारी रियलिटी शैटर हो जाती है। तो तुम्हारे लिए तो इस दुनिया में कुछ बचेगा ही ना, तुम तो बहुत ही, मुझे नहीं पता तुम जोकर बनोगे या नहीं, लेकिन मुझे लगता है शायद बन जाओगे, क्योंकि इतना प्रेशर हैंडल करना तो बहुत मुश्किल है। Might have इतना played प्रेशर ही things. नहीं है, ये बस ये टॉर्चर है। Furrowed brows, shaking heads, maybe even throwing something in the room. But Phoenix plays it differently. He doesn't blink. He doesn't say anything. But his jaw and lip just very subtly tremble. So on the top half of his face, we see deranged anger forming. बिल्कुल सही। आर्थर को जब ये रियलिटी शैटर हो रही है, उसको जब पता चलता है कि जो ये सोचता था मेरा पापा मेरी तारीफ़ करता है, मेरा पापा एक अच्छा आदमी है, मेरा पापा हीरो है, जब उसके सामने वो समझ आता है कि उसका पापा फादर फिगर है मरे, तो जब उसको समझ आता है कि उसके ये, तुम्हें जब समझ आता है कि तुम्हारा पापा ऐसा नहीं है, वो बहुत ही बुरा आदमी है, वो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बकवास करता है, जो वो तुम्हारे बारे में बुराई कर रहा होता है, तो तुम्हारे अंदर एक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तुम्हें धीरे धीरे समझ आता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी जो थी वो झूठ थी, और तुम्हारा पापा जो तुम्हें लगता था वो है नहीं तुम्हारा पापा। तो बहुत ही अच्छी एक्टिंग है, मैं Through कहूँगा। his stare. And on the bottom half, we see तुमने कभी ऐसा देखा जब तुम्हारे को ऐसा ही तुम्हारे को, तो इस टाइम पे क्या होगा, जब तुम्हें पता चलता है कि जो आदमी तुम्हारा पापा, तुम्हारा इतना अच्छा पापा नहीं था असली में, वो तुम्हारी वो बुराई कर रहा है तुम्हारे पीठ पीछे, तो उसके बाद जो मेरी फीलिंग आती है कि मैं उसके साथ कुछ बुरा करूं। जब कुछ ऐसा होता है तो मेरा आता है कि मैं उसके कपड़े काट दूं, या कपड़े मतलब मेरे पास तो है नहीं ना पापा के खिलाफ कुछ करने के लिए, तो मैं बोलता था कि मैं कुछ ऐसा करूं या जिससे वो एनॉय हो जाए। तो तुम देखो, ये भी Arte ऐसा ही सोच रहे हैं। processing. ये सीधे, बहुत सारे लोग होते हैं जो सीधे जाएंगे और मारना स्टार्ट कर देंगे उस आदमी को। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं आर्थर जैसे, जो सोच रहे होते हैं कि अब मैं इसके साथ क्या करूँगा, मैं किस तरह से अपना बदला लूँगा। A character so defined by his facial tics and involuntary laughter, the stillness and silence feels especially jarring, as if both sides that battle within him cease fire and come to an agreement. They're now on the same team against Murray.
These long stares consistently precede Arthur taking physical action. He explodes with an uncontrollable wild violence, like some sort of hyena. So much adrenaline pumping that notice how Phoenix's whole body is physically vibrating, and he needs time to recover. But after the first outburst, even in the midst of spiraling rage, Phoenix improvises this little fall before he curls up on the floor and cradles himself. This again shows us the contrast between innocent child and deranged lunatic. The performance is constantly walking this tightrope between victim and villain. Once you start to see too much of one side, you get a subtle reminder of the other. But it's the little details that are so impressive here. Even though our अब मुझे ये मूवी समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी। ये जो आखिर में जो मेकअप कर रहा होता है, तो मैं अभी भी नहीं कहूँगा कि ये जोकर बना है, लेकिन अब उसके अंदर जो भी वो मोरालिटी थी, जो भी वो तरस था लोगों के लिए, जो भी वो हर आदमी पे ऐसे बच्चे की तरह भरोसा कर लेता था। जब ये मेकअप वाला सीन है तुम देखो, तो इसकी आंखों में वो लग रहा है कि इसकी आंखों में वो मोरालिटी जा चुकी है। अब इसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो ये एंड पे बोलता है, आई गॉट नथिंग टू लूज, नथिंग लेफ्ट टू लूज। तो तुम देखो, अगर मैं समझ आया थोड़ा सा, तुम देखो ये सीन जब ये अपने मुंह पे ये कलर पेंट कर रहा है, little details that are so impressive here. Even though Arthur suffered अब ये थोड़ा अलग आदमी बन चुका है। अब ये वो आर्थर नहीं रहा जो ये पहले था। from involuntary laughter, notice how when it comes to Randall, a rude colleague, he तुम secretly देखोगे इसकी जो पहली आंखें हैं ना, जब आर्थर पहले पहले होता है, तो तुम देखो इसकी थोड़ी शाइनिंग आइज होती है। तुम देखो ये जब Even ये though- थोड़ा ये ऐसा क्रेजी मर्डरस साइकोपैथ बन जाता है जैसे ये अभी दिख रहा है, जब ये इस प्रोसेस में होता है, तो तुम देखो इसकी आंखें थोड़ी डिफरेंट होती है। Arthur suffers देखो from ये आंखें ये बहुत ही इनोसेंट लगती है, involuntary childish लगती है। laughter. Notice how when it comes to Randall, a rude colleague, he secretly तुम देखो एंड पे भी जब जोकर वहाँ पर होता है, तो उसकी आंखों में वो शाइनिंग ब्राइट नहीं दिखती आंखें, और जैसे ही वो बाहर जाता है और पुलिस को देखता है, जब वो खुश हो जाता है, तो उसकी आंखें बिल्कुल चमकने लगती हैं। यानी खुशी के वक्त आर्थर बन जाता है, और जैसे ही वो उदास हो जाता है, तो वो जोकर में जोकर नहीं मैं कहूँगा, लेकिन उसकी जो ऑल्टर ईगो है, जो दूसरी पर्सनालिटी, उसमें वो मैं नहीं कहूँगा कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, कि वो उसकी कोई डिसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, लेकिन एक उसके डार्क साइड का सहारा लेता है फिर आर्थर, फिर वो मिक्स हो जाता है डार्क साइड के साथ। loathes. He responds to his joke with a high-pitched fake laugh. Phoenix establishes it's fake by stopping the laughter immediately once he's out of sight, showing he's in control of it. Then later, when Randall and Gary visit him at home, in response to his cruel joke, he releases another fake laugh before violently lashing out. So now we subconsciously associate this high-pitched squeal of a laugh with preceding violence. When's the next time it resurfaces? देखो मैंने कहा ना, अभी तक ये वो क्रेजी, अभी तक भी इसकी मोरालिटी है, जब तक इसने रैंडल को, अभी ये मर्डरर बना है, ये पागल नहीं बना, ये साइकोपैथ नहीं बना अभी तक, और ये अभी तक जोकर नहीं बना, क्योंकि इसने उस छोटे को जाने दिया। एंड अगर जोकर भी जाने देता तो अलग बात थी, लेकिन इसने उसको इसलिए जाने दिया क्योंकि वो अच्छा था उसके साथ। तो ये देखो, ये एक मोरालिटी का सिंबल होता है कि तुम किसी के बदले कुछ देते हो, कुछ के बदले एक चीज़, किसी के अच्छाई के बदले अच्छाई करते हो, बुराई के बदले बुराई करते हो। तो ये एक मोरालिटी का सिंबल होता है। जोकर इंसान है, उसके लिए सब कुछ नहीं। वो अगर रैंडल को जाने देता तो ये रीजनिंग नहीं होती कि उसने उसकी मदद की थी, On stage, या उससे वो अच्छा बिहेवियर रखता था। right after Murray mocks him, And how's that going for you? followed by this detached little glance to Murray, eyeing his prey. All of these are subtle cues to the audience that something is wrong and danger is impending. Now for this final moment,
Let's look at how Phoenix built ओके यानी जो वॉकिन फिनिक्स यानी जोकर जो है, जो भी इस मूवी में आर्थर है, उसका पहले ही प्लान होता है कि ये वहाँ जाकर कुछ ना कुछ तो करेगा. on what's written in the script to enhance the scene's crescendo. अब The मुझे नहीं पता कि ये वहाँ पर गोली लगाने वाला है, ये इसका प्लान इसको पहले ही पता था या नहीं, लेकिन इसको ये तो चीज़ पता थी कि ये वहाँ जाकर कुछ ना कुछ करने वाला है. अब मुझे नहीं पता ये क्या करने वाला है. हो सकता है ये वहाँ पर अपनी मैसेज देता, हो सकता है ये वहाँ पर सबको समझाता या हॉस्टेज लेता या कुछ करता, लेकिन इसका ये प्लान था कि वहाँ जाकर कुछ ना कुछ तो करना है, क्योंकि पीछे तो पुलिस पड़ी तो इसको जाना तो वरना भी जेल था. simply reads, "You're awful, Murray." There's no more laughter. The audience is watching this exchange with full attention. Murray responds, "Me? How am I awful? Playing my video, inviting me on the show. You just wanted to make fun of me. You're just like the rest of them, Murray. Everything comes too easy for you." But Phoenix takes his time with each line, and by doing so, gives himself the opportunity to offer us up a whole host of different emotions. Check this out. Playing my video. Inviting me on the show. You just wanted to make तुम देखो ना एक बार ये कैसे ये लाइंस डिलीवर करता है. लाइक मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन वॉकिन फिनिक्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स दैट आई हैव एवर सीन. हो सकता है मैंने हर मूवी को अच्छी तरह एनालाइज नहीं किया जिस तरह से मैं इसको कर रहा हूँ, लेकिन ही इज़ वेरी वेरी गुड. लुक एट दिस. इट्स लाइक उसको पता है ये सिर्फ ये इसको इन्फॉर्म कर रहा है, इसको कोई इसका ओपिनियन चेंज नहीं कर सकता. ये पब्लिक को ये बता नहीं रहा एक्सक्लूसिवली, ये इसलिए नहीं बोल रहा ताकि पब्लिक इसके साथ हो जाए, ये सिर्फ इसलिए कह रहा है क्योंकि ये मरे को ये मुंह पर कहना चाहता है. You just wanted to make fun of me. ये बोलता है देखो, यू जस्ट वांटेड टू मेक. नहीं मुझे नहीं आएगा ये करना क्योंकि मैं वॉकिन फिनिक्स जैसा इतना अच्छा एक्टर नहीं हूँ, लेकिन ये कहता है कि तुम सिर्फ मेरा मजाक उड़ाना चाहते थे. तुम इसको बोलने का तरीका देखो, इसको सब कुछ पहले ही पता है. अब ये देखो, जब पहले एक आदमी, ये देखो इसकी मोरालिटी कितनी कम हो चुकी है पहले से. जब एक आदमी बहुत अच्छी, उसकी मोरालिटी बहुत अच्छी होती है, वो उसकी एम्पैथी ज़्यादा होती है, तो वो एक्सक्यूज़ करता है किसी के आदमी की बुरी डीड को. वो सोचता है उसने सोचा नहीं होगा, मरे ने सोचा नहीं होगा कि मेरे पे ऐसे बीतेगी. लेकिन जैसे ही आदमी की मोरालिटी बहुत कम हो जाती है तो वो ऐसे नहीं सोचता कि हो सकता है मरे ने ये किया. अब वो बस अपना देखता है, वो दूसरे के बारे में नहीं सोचता. My video. Inviting me on the show. You just wanted to make fun of me. अरे तुम देखो एक बार बोलता कैसे, तुम तो सिर्फ मेरा मजाक उड़ाना चाहते थे. Notice first the trembling mouth. We can see the rage roaring inside of him, barely able to contain itself. But it's also hurt. His heart is breaking all over again from Murray's betrayal. But it's also in his nose. ये देखो, ये बिल्कुल बच्चे की तरह है. तुम्हें पता है जब एक बच्चा अपने पापा पे ऐसे गुस्सा निकालेगा ना, तो एक पहले तो वो गुस्से में होगा, लेकिन उसका दिल भी टूट रहा होगा कि मेरे पापा जिसको मैं एक आइडियलाइज करता था, वो मेरा पापा है नहीं इतना अच्छा. तो वो बस पापा से अपनी वो इमोशन भी देखो. वहाँ ऐसे मोमेंट में दो चीज़ होती है, या तो बच्चा रोता है और अपने पापा के पास चला जाता है, या तो बच्चा पापा का मर्डर कर देता है. एंड तुम्हें पता है आगे क्या होने वाला है. His breathing is so enraged that he's purring like a cat. Meanwhile, his eyes are staring deep into De Niro's, squinting as he reveals he knows Murray's underhanded intentions. अब अगर मरे अच्छा आदमी होता ना, या पापा होता जो इससे प्यार करता है, तो उसको कहता बेटा नहीं, सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था. तुम जैसा होता है, तुम्हारे पेरेंट्स शायद ऐसा करते होंगे, मेरे पेरेंट्स तो करते थे. जब मुझे कभी गलत फहमी हो जाती थी, ये अब इतनी बड़ी नहीं होती थी, लेकिन तो वो बोलते नहीं, तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो, तुम आ जाओ. वो उसको गोद में पकड़ते या उसको शांत करवाते, उसको प्यार करते, तो उससे बच्चा ठीक हो जाता. लेकिन ये देखो, Is he angry? Yes, but he's also wounded because देखो ना, इसने सही बोला, ये गुस्से में भी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा उदास है, ये घायल है, ये वुंडेड है. वुंडेड यानी घायल है. हिंदी में बोलना पता नहीं क्यों मैं नहीं चाहता ये अजीब लगे, लेकिन जब मैं बोलता हूँ
इंग्लिश वर्ड्स हिंदी में और थोड़ा सा अजीब लगता है। Notice how there's these little teardrops forming in his eyes before he takes action. So we have rage blasting out his nose and pain leaking out of his eyes, while his mouth battles between both conflicting emotions. Phoenix is still offering us vulnerability in a murder scene. And it makes sense. This is a huge moment for the character, confronting the man who he once saw as a father figure, who he now sees as everything wrong with the world. What's interesting about Joker is that it's structured like a coming-of-age movie. An innocent boy, through finding a love interest, pursuing his dreams, and stopping living with his mother, turns into a man. But rather than it being a hopeful story of letting go of your fears to make your life better, each step is darker, more isolating, and morally corrupting. The truths he learns about the world aren't constructive, but the character still perceives the destruction around him as progress because of how miserable he was before. This is what was so controversial about the movie, that it makes violence and chaos seem like a goal in itself, because for Arthur, it still symbolized personal growth and liberation. यही मैंने तुम्हें कहा, इसकी जो एम्पैथी है, इसकी जो मोरालिटी है, वो इतने हद तक गिर जाती है कि फिर ये दुनिया के बारे में केयर करना छोड़ देता है। ये फिर इसको, आर्थर को मज़ा आता है जब ये रिवेंज लेता है, जब अमीर लोग, जो भी लोग बुरे थे इस मूवी में, या अमीर लोग नेसेसरली बुरे नहीं होते, लेकिन जो भी लोग इस मूवी में हैं, जिन्होंने भी जो भी किया है, जो अमीर है, क्योंकि अब उस वजह से ही वो गरीब पे फीड करते हैं, तो उसकी वजह से मैं भूल गया मुझे क्या बोलना था ऑनेस्टली। तो आर्थर पहले दुनिया के बारे में सोचता था, अब वो नहीं सोचता कि कौन सा अमीर अच्छा है, कौन सा अमीर बुरा है। अब सिर्फ वो सोचता है कि देखिए, जब वेन को मारा ना, थॉमस वेन को मारा, कॉमिक बुक के हिसाब से, और जहाँ तक भी मैंने सुना है, ही वॉज ए गुड मैन, मतलब ओवरऑल ही वॉज ए वेरी गुड मैन। मार्था वेरी गुड वुमेन, ब्रूस बहुत ही अच्छा लड़का। तो जब आर्थर इस पॉइंट पे पहुंच जाता है कि अब उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि अब अमीर में से अच्छे अमीर मरे या बुरे अमीर मरे या कुछ हो, वो सिर्फ चाहता है कि उसकी अपनी पर्सनल ग्रोथ हो, मैं थोड़ा कम मिजरेबल बन जाऊं। वो पहले बहुत ज़्यादा मिजरेबल था, अब थोड़ा कम मिजरेबल है, और बहुत कम मिजरेबल है एज़ कम्पेयर टू हिज ओल्ड सेल्फ। अब वो नहीं देखता कि मेरे लैश आउट हो जाने से शायद मत किसी छोटा बच्चा ब्रूस, उसके वो मत अनाथ हो जाएगा, हो सकता है उसके पेरेंट्स बुरे ना हो। वो सोचता है कि मेरा तो हो रहा है, बस अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं क्या करूं, मेरा तो चल रहा है, अब मैं तो खुश हो गया, मैं तो बेहतर हूं पहले से, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी के पेरेंट्स मरे या ना मरे, या मैं वो सोचता ही नहीं उस बारे में। इसीलिए मैं कहता हूँ ये मूवी जोकर की मूवी नहीं है, क्योंकि जोकर जैसा मैड आदमी इस प्रोसेस से नहीं बन सकता, मेरे ख्याल से तो नहीं। वो या तो जोकर इज़ सफरिंग फ्रॉम ए मेंटल डिजीज़, जो कि पता नहीं कौन सी है, लेकिन जोकर कैन नॉट बी ए पर्सन, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जोकर के अंदर कोई मोरालिटी नहीं, साइकोपैथ के अंदर भी मोरालिटी नहीं होती, लेकिन साइकोपैथ भी एक रूल के अंदर काम करता है, वो भी अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए काम करता है। तो जोकर के अंदर वो भी नहीं। जोकर टोटल, मेरे ख्याल से जोकर दुनिया की रैंडमनेस है, और दुनिया का केओस है, और दुनिया की सारी जो भी ऐसी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें हैं, केओस, रैंडमनेस, वायलेंस, जो भी ऐसी चीज़ है वो एक पर्सन में डाल दी, उसको हम जोकर कहते हैं। मेरे ख्याल से तो ऐसा है। एंड ये एक आदमी, तुम कहो कि एक आदमी जोकर कैसे बना, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई आदमी जोकर बन सकता है, बीट है साइकोपैथ, सोशियोपैथ, कुछ भी। Writer-director Todd Phillips deserves a huge amount of credit for pulling off this movie, but who else could deliver a performance like this? With virtually any other actor, you can easily imagine this movie falling apart.
It's the little nuances Joaquin Phoenix brings to the table that make both the character sympathetic and the performance credible. He could have just played it as a struggling man who suffers from involuntary laughter, but by bringing such a wide range of competing emotions into each scene, the viewer is swinging so hard from one extreme to the other that they don't know what to feel. They just know they've laid witness to something they never anticipated, and now won't ever forget. If you enjoy content like this and अब जोकर 2 बन रही है. After I have analyzed so much about this movie, I don't think it should be made. पहले तो मुझे, क्योंकि पहले मैंने सिर्फ मूवी एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखी थी, लेकिन जब देखी थी तो मेरे को कुछ उतनी खास समझ नहीं आई थी ऑनेस्टली. सिर्फ ये समझ, अब ऑब्वियसली एम्पैथाइज किया था, लगा था कि एक आदमी के साथ हुआ है, लेकिन इतना डीप मैं नहीं गया था, लिप मोमेंट्स पे नहीं गया था. ये नहीं सोचा था कि वॉकिन फिनिक्स से बच्चे जैसा, जो ये जो आर्थर है ये बच्चे जैसा, इतना मैंने सोचा नहीं था. और उस वक्त मैं कहता था कि अब जब मैंने सुनी अनाउंसमेंट जोकर 2 की, आई वॉज हैप्पी. लेकिन आफ्टर आई हैव सीन सो मच एंड आई हैव थॉट अबाउट इट सो मच, आई डोंट थिंक इट शुड कम आउट, बिकॉज मुझे नहीं लगता वो इस मूवी जैसी किसी भी हालत में हो सकती है. क्योंकि जोकर अगर वो आर्थर की कहानी पे ही बेस्ड है तो दैट्स ओके, बट अगर तुम आर्थर को एक जोकर का टर्न देना चाहते हो और आर्थर को जोकर बनाना चाहते हो, तो आई डोंट नो वो कैसे कर सकते हो. क्योंकि मुझे नहीं पता तुम कैसे अपनी पहली मूवी को मैच कर सकते हो. तुमने स्टैंडर्ड इतना सेट कर दिया है कि मुझे नहीं लगता तुम इस स्टैंडर्ड को मैच करोगे किसी तरह से भी इस दुनिया में. कैसे करोगे यार तुम इस स्टैंडर्ड को मैच? चलो एक्टिंग शायद कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता इसके आगे तुम कैसे स्टोरी को कंटिन्यू कर सकते हो. आई थिंक इट्स ऑब्वियसली कंप्लीट मूवी. मुझे नहीं लगता इसकी कोई सीक्वल की कोई ज़रूरत है, अनलेस डायरेक्टर के दिमाग में कोई ऐसा आइडिया ही. मुझे नहीं पता ना, मैं डायरेक्टर नहीं. That is it for today's video. मेरे अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि जोकर 2 आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए. मतलब ऐसा तो पता है कि नहीं आनी चाहिए, लेकिन लग रहा है कि हो सकता है कुछ कर ले डायरेक्टर ऐसा जिससे मुझे मेरा ओपिनियन चेंज हो जाए. अगर जोकर 2 आ गई, वो कैसे इस कहानी को कंटिन्यू करेंगे? वो तो हमें देखने पर ही पता चलेगा. ऑनेस्टली यही है इसका आंसर. तुम्हें जोकर 2 की कहानी देखने पर ही पता चलेगी. और ये तो बोलने में बड़ी, हाँ वरना तो ऑब्वियसली देखने पर ही पता चलेगी, लेकिन ये बोलने में बड़ा आसान लगता है कि देखने पर ही पता चलेगी. ऑब्वियसली देखने पर ही, मगर तुम जब सोचोगे आर्थर की कहानी के बारे में तो मुझे नहीं लगता ऐसे कोई प्रिडिक्ट कर सकता है, क्योंकि ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है. हो सकता है आर्थर हील हो जाए, एक पॉसिबिलिटी. हो सकता है आर्थर एक साइकोपैथिक मर्डरर बने, जो कि वो अभी भी बन चुका है. सोशियोपैथिक मर्डरर बने, जो कि वो अभी भी है इस मूवी में भी. हो सकता है आर्थर एक साइकोपैथिक मर्डरर बने, जो कि हो सकता है. हो सकता है आर्थर नॉर्मल मर्डरर बने. हो सकता है आर्थर कोई रेवोल्यूशन लाए, क्योंकि ये जोकर, द जोकर, इट डजंट सिग्निफाई जोकर. माइंड इट, जोकर इज़ वेरी डिफरेंट दैन आर्थर. और हो सकता है कि ये सब कुछ एक सपना था आर्थर का. इतने सारे डिल्यूजन्स हुए, हो सकता है बहुत सारे और डिल्यूजन्स हो सकता है ऐसा कुछ हुआ ही ना हो. हो सकता है आर्थर एक ये कहानी नरेट कर रहा हो सकता है आर्थर बैटमैन के साथ बात कर रहा हो और वो बोल रहा हो कि ये कहानी, फिर वो कॉमिक्स की तरह ही बताएगा कि लेकिन पता नहीं, मुझे याद नहीं ये कहानी सच्ची है भी या नहीं. कभी मुझे लगता है मैं ये था, कभी लगता है वो था. हो सकता है ये भी हो सकता है आर्थर सच में जोकर बन जाए, किसी तरह से डायरेक्टर उसको बना दे. कोई मतलब हो सकता है, बहुत कम पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है इस चीज़ की कि वो एक्चुअल जोकर बनेगा, क्योंकि आई कैन नॉट इमेजिन वॉकिन फिनिक्स एज जोकर नाउ.
बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो फिर इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि आपको जो ये वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस आए। या नहीं भी दबाओ, मतलब दबा ही लो यार, तुम क्या हो जाएगा। गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय नहीं, गुड बाय नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।